हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश और आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 4 के 4th लेक्चर की और ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा। और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे और आप आसानी से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो आज हमारे जो टॉपिक्स है, जो हमारे सब्जेक्ट है, हमारा क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। और आज हम यहाँ जो पढ़ने वाले प्रोजेक्ट क्लोज आउट रिपोर्ट्स क्या होते हैं हमारे पास। इसके पहले हमने रिपोर्ट्स पढ़ा था, हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ा था, ऑडिट रिपोर्ट्स पढ़ा था और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पढ़ा था। उसके आगे थोड़ा सा हमारा आता है प्रोजेक्ट क्लोज आउट रिपोर्ट्स क्या है हमारे पास, गाइडलाइंस क्या है, ऑडिट रिपोर्ट्स इसको हमने पढ़ चुका है। इसको गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेनेंस एंड शटडाउन प्रोजेक्ट क्या होता है, प्लान टर्न अराउंड क्या होता है और आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हमारा है रिप्लेसमेंट एनालिसिस, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं और शुरुआत करते हैं। एक बार सिलेबस देख लीजिएगा साथियों, मैंने सारे टॉपिक्स आपको मैंने पढ़ा चुके हैं पहले ही, और ये जो बोर्ड्स में है, जो ब्लैक हाईलाइटेड है, उसको हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे 1 by 1 करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। यदि यही बोलना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारे ऐप पर जाकर कोर्स को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस कोर्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एनरोल करके आसानी से सारी चीज़ें पढ़ पाए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लोज आउट रिपोर्ट्स की। तो क्लोज आउट क्या होता है, मतलब कि प्रोजेक्ट को क्लोज करना। ठीक है, जब क्लोज करोगे तो उससे बाहर भी तो आना है, तो क्लोज आउट हो गया। उसमें उस टाइम पे जो रिपोर्ट बनाया जाता है वो आपका होता है प्रोजेक्ट क्लोज आउट रिपोर्ट। सिंपल ना, प्रोजेक्ट क्या हुआ, क्लोज हुआ। जब क्लोज होगा तो क्या अभी भी आप सभी लोग इसमें लगे रहोगे प्रोजेक्ट में? नहीं, अब वहां से वो लोग बाहर आएंगे। ठीक है, उस दुनिया से बाहर आना है, उस प्रोजेक्ट से बाहर आना है। क्या हुआ, आपका आउट हुआ। फिर उस टाइम पे जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो आपका रिपोर्ट होगा। बट प्रोजेक्ट क्लोज कब होता है? दो ही केस में क्लोज रिपोर्ट होता है। प्रोजेक्ट कब, किस केस में? ठीक है, कब? दो केस होते हैं प्रोजेक्ट क्लोज कब होते हैं, जब या तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए या फिर किसी कारणवश प्रोजेक्ट फेल हो जाए और उसको वहां पे अचानक बंद करना पड़े। तो दो केस में आपके दो रिपोर्ट्स बनते हैं। एक, या तो आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया तभी आपका प्रोजेक्ट क्लोज आउट रिपोर्ट बनेगा, यदि आपका प्रोजेक्ट बीच में फेल हो गया, किसी कारणवश आपका कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जो आपने जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो काफी आउटडेटेड हो गई। जैसे मान लीजिए अगर आज के टाइम पे कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करें, ठीक, कोई इलेक्ट्रिक गैजेट बनाए और उसमें आपने एआई नहीं डाला, तो क्या वो आगे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो सेम केस यही होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है वो पुराने टाइम से ऑब्सोलीट हो गई, ठीक, टेक्नोलॉजी उसकी चली गई या पुरानी हो गई, तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट आपका नहीं चल पाएगा आगे। तो उसको क्या होता है, उस पर हम कॉस्ट और खर्च करने वजह हम कहते हैं, या तो उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो मॉडिफिकेशन करते हैं, नहीं तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। यदि हमको लगता है कि हम इस करंट सिनेरियो से नहीं फेस कर पाएंगे तो वहां पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो यही केस होता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्लोज आउट रिपोर्ट क्या होता है? फॉर अबंडेंट प्रोजेक्ट आर नॉट अबाउट सेलिब्रेटिंग सक्सेस। अगर कोई प्रोजेक्ट आपके अबंडेंट किए गए हैं तो ऐसा नहीं कि उसको सक्सेसफुली आपने सेलिब्रेट करना है, नहीं, बट अबाउट द जस्टिफाइड क्लोजर। आपने प्रोजेक्ट को क्लोज क्यों किया उसको जस्टिफाई करना होता है, उसका जो करंट स्टेट था उसको रिकॉर्ड करना है। आपने कितना पैसा खर्चा कर चुका, कितना आपने टाइम खर्चा किया था, क्या आपने रिसोर्स खर्चा किया, उसका जो करंट स्टेट था उसका आपने रिकॉर्ड करोगे। एंड इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन लर्न फ्रॉम द फेलियर, और ये भी इंश्योर करना है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने प्रोजेक्ट को क्लोज किया, जिसने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था फिर बीच में क्लोज करना पड़ा, उसने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा उसको भी आपको यहाँ पे इंश्योर करना होता है कि हमारे पास लर्निंग्स क्या क्या आई हैं। ठीक है, तो इधर जो क्लोज आउट रिपोर्ट बनती है अधिकतर तो बनाया जाता है किसमें, अबंडेंट प्रोजेक्ट में, जो भी जो छोड़ दिए गए हैं। अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, कंप्लीट होता है, तब भी उस पर भी आपको क्लोज आउट रिपोर्ट तैयार करना होता है। चीजें सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लोज आउट में क्या होता है कि अननेसेसरी हमने प्लान नहीं था तब भी हमको बंद करना पड़ा, थोड़ा सडन होता है, उसमें ज्यादा आपका झटका लगता है। ठीक है, जब आपका सडन आपको क्लोज करना पड़ जाता है तो उसमें आपको कई और सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आपको पता होगा कई सारे आप मॉल्स बनने स्टार्ट होते हैं, बीच में उसको रोक दिया जाता है किसी भी कारण, बस होता है फंड नहीं रहा, या जिस कारण से वहाँ पे जिस कारण से मॉल खोला जा रहा था, जिस कारण से वहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही थी वो वहाँ नहीं बनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बात होती है। ठीक, इसका पर्पज क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा। टू रिकॉर्ड रीजन फॉर अबंडनिंग द प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट को क्यों त्यागा, मतलब क्यों छोड़ा, क्यों वहां पे क्विट किया, उसका रीजन क्या था उसको रिकॉर्ड करना। टेक्निकल रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, मार्केट हो सकता है, लीगल, इन्वायरमेंटल, कोई भी रीजन हो सकता है। जो नहीं टेक्नोलॉजी को मैंने एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी हो सकता है, नहीं, आपको हो सकता है कि वहां पे फाइनेंशियल जो आपका स्पॉन्सर, जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर था उसने हाथ निकाल लिया। ठीक है, जो स्टेक होल्डर थे वो अपने हाथ खींच लिए। जो आपका मार्केट था, जो जिस मार्केट को आप टारगेट करने चाहते थे वो मार्केट वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक, इजीली एक्सेसिबल नहीं है, आपका लोकेशन दूर है। लीगल वहां पे होता है कोई ऐसा पॉलिसी आ गई जिस कारण आपका प्रोजेक्ट वहां पे स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा। फिलहाल आपने प्रोजेक्ट बना रहे थे, कोई रिस्की प्रोजेक्ट था, केमिकल इंडस्ट्री खोल रहे थे आप, बट वहां पे वो आपका बन रहा था, 5 साल लगता बनने में, 2 साल तक काम चला था, तीसरे साल वहां पे जो गवर्नमेंट चेंज हो गई, उन्होंने बोल दिया कि अब इस एरिया में कोई भी केमिकल इंडस्ट्री नहीं ओपन होगी, तो आपको वहां प्रोजेक्ट क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, कोई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आ गया है,
ठीक है, उसके कारण भी प्रोजेक्ट क्लोज करना पड़ सकता है। तो क्या किस कारण से प्रोजेक्ट क्लोज हुआ उसकी बात होता है। टू डॉक्यूमेंट ऑल वर्क कंप्लीटेड अप टू द पॉइंट ऑफ द क्लोजर, जिस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट क्लोज हुआ उस टाइम तक आपने कितना वर्क कंप्लीट किया था, ठीक, उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करना, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड उसको कंप्लीट करना। टू प्रोवाइड डाटा फॉर द डिसीजन मेकिंग अबाउट द फ्यूचर हैंडलिंग ऑफ असेट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने डाटा था, जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाया उसके साथ जो आपने डाटा किया, ठीक है, जो आपके रिसोर्स लगे हुए हैं, चाहे रॉ मटेरियल, चाहे मशीन हो, जो भी लगा हो, उसको भी आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर उसमें उस प्रोजेक्ट को फिर से कंटिन्यू किया जाए तो आपको पता चले उसमें क्या क्या एसेट्स लगे हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, सब चीज वहां पे उसको मेंशन होना जरूरी है। और टू जस्टिफाई द मैनेजमेंट डिसीजन टू टर्मिनेट द प्रोजेक्ट टू स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी हेल्प करेगा, इसका जो पर्पज है, आपके जो क्लोजर रिपोर्ट बनेगा, ये भी आपका रहेगा कि आपको जो मैनेजमेंट डिसीजन को जस्टिफाई करना कि आप इस प्रोजेक्ट को क्यों कंप्लीट कर रहे हो, और साथ में जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो भी वहां पे उस पर एग्री हो पाए, इस पर्सन को जस्टिफाई करने के भी काम आता है, ठीक है। टू सर्व एज ए रेफरेंस फॉर द लेसन्स लर्न एंड अवॉइड सिमिलर फेलियर्स फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट, वही बात हुई कि हमने वहाँ पे कुछ लेसन जो हमने सीखे हैं उसको भी हम वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, ताकि हम आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट में ऐसा हमको ना करना पड़े, ये फेलियर हमको बार बार ना करना पड़े। तो ध्यान दीजिएगा, लेसन हमारे दोनों केस में होंगे। यदि हमारा प्रोजेक्ट फेल होता है तब भी हमको वहाँ पे हाईलाइट करने हैं, अगर प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस होता है तब उसमें से हमने क्या क्या सीखा वो भी हमको वहाँ पे मेंशन करनी है, दोनों रिपोर्ट में, ठीक है। चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो कंप्लीट टाइम में, चाहे आपका ये क्लोजर रिपोर्ट हो, हमेशा चाहे सक्सेस प्रोजेक्ट हुआ हो चाहे बीच में छोड़ा गया हो, दोनों केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो लेसन्स आए हुए हैं, जो आपने चीजें सीखी हैं, जो वहाँ पे गेन किया, उसको आपको वहाँ मेंशन करना ही करना है। यहाँ कुछ गाइडलाइंस हैं क्लोजर रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, तो क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारा क्या, क्लोजर रिपोर्ट शुड बी क्लियर, फैक्चुअल एंड कंप्रेहेंसिव। ये क्या है अभी बताते हैं। यहाँ पे क्लियर मतलब कि पूरा चीज क्लियर हो चाहिए, 1 to 1, ठीक है, उसमें कोई MBC मतलब जो बाइसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में वो क्या होना चाहिए, फैक्चुअल, डाटा पे बात होनी चाहिए, और कंप्रेहेंसिव पूरी तरह से बताए, सभी डाटा उसमें मौजूद हो, डाटाज हो गए, जो रिसोर्सेस हो गए, चाहे जो भी चीजें, हर इनपुट्स उसमें डाटा, हर इनपुट्स उसमें मेंशन होने चाहिए, ठीक है। देखिएगा क्या क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पे बात करते हैं इधर से, तो पहला हमारा क्या है, क्लैरिटी ऑफ प्रोजेक्ट। क्या गाइडलाइन है, क्लैरिटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आपका जो क्लोज हुआ है वो किस कारण से आपका क्लोज हुआ है, क्या उसका पर्पज था। तो पहला हो सकता है आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, तो बोलेंगे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट क्लोजर, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली फिनिश हो गया। दूसरा हो सकता है आपका अबंडन प्रोजेक्ट क्लोजर, तो आप हो सकता है बीच में आपको बीच में ही प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना पड़ा, क्विट करना पड़ा और बंद करना पड़ा, एबंडन करना पड़ा, इस कारण आपका प्रोजेक्ट क्या हुआ, बंद हुआ है। तो दोनों कारण में आपका क्लैरिटी क्या है आपका, इस पे पहले से आप क्लैरिफाई करोगे, ठीक है। अगला हमारा आता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी। जब भी हमारा हमने मान लीजिए एज टाइटल हुआ, हमने क्लैरिटी डाला, उसके बाद हमने क्या डालेंगे, एग्जीक्यूटिव समरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो पूरा ओवरव्यू रहा प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसको हम छोटा सा यहाँ पे एज कुछ विद इन द 100 वर्ड्स हो सकता है, उसमें हम क्या करेंगे, एक समरी टाइप में उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, प्रोवाइड अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, आउटकम्स एंड क्लोजर डायरेक्ट डिसीजन, कि क्या ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट का, ठीक है, कितना आउटकम हमने कितना कंप्लीट कर चुका, क्या आउटकम्स रहा, और उसका क्लोजर हुआ, जो क्लोज हुआ उसका डायरेक्शन क्या था, उसका चीजें डिसीजन क्या थी, वो हम बात यहाँ पे करेंगे। मेंशन द की हाईलाइट सच एज कंप्लीशन स्टेटस, कॉस्ट, शेड्यूल्स, ऑब्जर्वेशन, रीजन फॉर द अबंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात होगी, जो की हाईलाइट्स है, जैसे आपका कंप्लीशन स्टेटस क्या है आपका प्रोजेक्ट का, कॉस्ट क्या हो गया था, शेड्यूल्स हो गया, शेड्यूल ऑब्जर्वेशन क्या था वहाँ पे, और किस कारण से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कारण खत्म किया गया, उसका रीजन क्या था, वो छोटा सा आपका यहाँ पे की हाइलाइट्स एज वहाँ पे ऐड करेंगे, किसमें, एग्जीक्यूटिव समरी में। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला क्लैरिटी पर्पज होना चाहिए, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए, थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वर्क स्टेटस, ठीक है। तो आपने कितना वर्क कंप्लीट किया, कितना वर्क आपका कंपेंडिंग है, ठीक है, जिस टाइम पे आप प्रोजेक्ट क्लोज हुआ उसको आपको पूरा लिस्टिंग करनी है, ठीक है। इंश्योर दैट ऑल डिलीवरेबल्स, माइलस्टोन एंड पार्शियल अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड, मतलब कि जितने भी आपके पास डिलीवरेबल्स हैं, जो माइलस्टोन है आपके पास, ठीक है, जो भी आपके माइलस्टोन्स हैं, जो आपने पार्शियली अचीव किया है, वो आप वहां से पूरा चीज क्या करोगे, उसको आप लिस्ट करोगे, सारी चीज उसमें मेंशन होनी चाहिए, सारी इसमें रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक। कुछ गाइडलाइंस है, देखिएगा, आपने प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ रहे हैं तो सब कुछ मेंशन करना तो जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहे तो हमें ये पता चल जाए कि उसका एसेट्स क्या क्या है, उसमें कौन कौन से एसेट्स हैं, जिस कारण अगर हम उसको फिर से किसी और यूज में लेना चाहें तो उसको हम सेल कर पाएँ, ठीक है, उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। तो सारी चीज़ हमको, ये चीज़ हमको जब प्रोजेक्ट क्लोज करें तो ये चीज़ ऐसे नहीं क्लोज करना भाई आज चलो वहाँ साइड बंद हो गई, कुछ नहीं करना, नहीं, बात सारी चीज़ें करनी, हमने कितना पैसा लगाया था, कितना पैसा लगाने के बाद हमने बंद किया है। अगला हमारा आ गया फाइनेंशियल क्लोजर, ठीक, जो मैंने पैसे की बात किया था।
तो यहाँ पे उसने क्या किया, इंडिकेट एनी कॉस्ट ओवररन, यदि आपने उसमें कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा किया है या कुछ आपका लॉस हुआ है या आपने कुछ बचाया है, उसको भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ द पेमेंट और टू वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे देखिएगा जो पेमेंट स्टेटस है कि आपने वेंडर्स कितना पेमेंट किया है, कुछ पेंडिंग रह गया है या नहीं रह गया है, आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को कितना पेमेंट किया है, कितने पे आपका टेंडर था, जो आपके एम्प्लॉयज है उसमें से कितना आपके पेड हो गए, कितना आपका पेमेंट हो गया, कितना आपका रुका हुआ, वो सब कुछ आपके फाइनेंशियल क्लोजर में आपको वहां पे मेंशन करना है। एक टॉपिक आएगा फाइनेंशियल क्लोजर क्या क्या था, ठीक है, तो वो सारी चीज आपको मेंशन करके रखने हैं। अगला आता है हमारा असेट्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, तो यहाँ पे क्या हम लिस्ट करेंगे, यहाँ पे जो आपकी मशीनरी होगी, इक्विपमेंट होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, मटेरियल परचेज होंगे, वो सब चीज वहां पे लिस्टिंग होगी, ठीक। विद इन द डॉक्यूमेंट क्या करना है, डॉक्यूमेंट द स्टेटस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर एंड वर्कफोर्स रिलीज, आपने कितने सब कॉन्ट्रैक्टर्स वहां का स्टेटस क्या था, जो जिनकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग हुई थी, मतलब एक तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर भी अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, टेंडर दिया होगा, तो उसको भी हम मेंशन करना, और कितना आपका वर्कफोर्स था उस टाइम पे, कितने लोग काम कर रहे थे, कितना रिलीज हुए, कितने लोग को रुका हुआ, सब कुछ वहां पे क्या होगा आपका यहाँ पे लिस्ट होगा, सबको आप वहां पे डॉक्यूमेंट करोगे, सबका वहां पे डाटा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगला हमारा होगा स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, समराइज द कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, ठीक है, स्पॉन्सर्स, कस्टमर, वेंडर्स, एम्प्लॉय जो भी हैं उनसे जो आपका कम्युनिकेशन है उनको समराइज करो, कैसे कैसे क्या बातें हुई हैं, किस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है। जस्टिफाई द क्लोजर विद फैक्ट एंड एविडेंस टू मेंटेन दैट क्रेडिबिलिटी, जब आपका प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो आप क्या करो, सभी जो स्टेक होल्डर्स है सभी को तो नोटिफाई करना पड़ेगा ना, जो आपको पैसा दे रहे थे स्पॉन्सर हो गए, जो आपके क्लाइंट थे या कस्टमर थे, जो आपके वेंडर्स थे, जो आपके एम्प्लॉय थे, सबके पास तो नोटिफिकेशन जाना चाहिए प्रोजेक्ट क्लोज हुआ। तो इस प्रकार से आप उसको क्या करोगे, उसको फैक्ट एविडेंस के हिसाब से उसमें सारी चीज क्लोज करोगे, उसमें सारा चीज क्या करोगे, मेंशन करोगे, ताकि सभी को हम क्या कर पाए, कन्विंस कर पाए, और साथ में क्रेडिबिलिटी हमारी जो विश्वसनीयता वो भी बनी रहे, विश्वास आपका बना रहे, ठीक है। अगला हमारा क्या आएगा, गाइडलाइन में लेसन लर्न, आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है कि क्या रीजन था फेलियर का या सक्सेस का, और आपका जो इनसाइट्स है या क्या रिकमेंडेशन है, अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट में आपको यही फिर से आपको यदि कंटिन्यू करना हुआ तब क्या आपको क्या यहाँ पे गाइडलाइंस क्या होगा, क्या रिकमेंडेशन होगी, यदि मान लीजिए इसी प्रकार का कोई फ्यूचर में फिर फेलियर्स आता है तो क्या चीज करना चाहिए या आपने क्या सीखा, वो सब कुछ यहाँ पे लेसन लर्न में आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगला तुम्हारा कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो जो भी आपके लीगल्स, रेगुलेटरी एंड कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको क्लोज करना होगा, ठीक है, लीगल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है लीगली क्लोज करना है, अदरवाइज क्या होगा, रन होता है, कई बार सारे प्रोजेक्ट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, साइड पे क्लोज है लेकिन अभी ऑफिस में पता चल रहा है प्रोजेक्ट क्लोज चल ही रहा है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो क्या करना होता है, उसको लीगली और रेगुलेटरी जितने भी रूल रेगुलेशन जैसे पॉलिसी है जो भी सबके अंतर्गत उसको पूरी तरह से क्लोज करना होता है, ठीक। कंट्रेक्चुअल जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जो आपने टेंडर दिया था उस टाइम पे उसका क्या था, क्या पेमेंट था, क्या टर्म्स कंडीशन थे कि किस कंडीशन में आपका प्रोजेक्ट पैसा रिफंड किया जाए, किस कंडीशन पर जैसा आपका रोक रखा जाएगा, कितना रोक के रखा जाएगा, सब कुछ वहां पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है, ये बात आपकी आती है। अगला आता है अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या क्या थे, मतलब पत्र व्यवहार जो भी आपके लेटर्स हैं, जो आपके रिपोर्ट्स हैं, ठीक, सब कुछ आपको वेल मेंटेन उसको क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंट को अटैच करके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को वहां पे अटैच करके रखना होता है जब आपका प्रोजेक्ट क्लोज आउट होता है तब। तो ये आपके थे गाइडलाइंस, ये आपका था प्रोजेक्ट क्लोज आउट। प्रोजेक्ट क्लोज आउट रिपोर्ट क्या होता है वो आपने समझ लिया, जब हमारा प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है, हो सकता है आपका सक्सेसफुली प्रोजेक्ट सक्सेस होकर कंप्लीट हो, बंद हो, या फिर हो सकता है आपका प्रोजेक्ट बीच में फेलियर कारण आपका रोक दिया गया, दोनों केस में आपको यहाँ पे ये मेंशन करना होगा, ठीक है। गाइडलाइंस क्या कहते हैं वो आपके क्लैरिटी पर्पज होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वर्क स्टेटस क्या था, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ वर्क स्टेटस, और आपका फाइनेंशियल क्लोजर, एसेट रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, लेसन सब कुछ उसमें मेंशन होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस भी तो होता है, मान लीजिए किसी कारणवश कोई प्रोजेक्ट आपने चला रखा तो वहां पे कुछ न कुछ मेंटेनेंस वर्क होगा, उसका हमको मशीन का ध्यान देना है, जो आपके इक्विपमेंट है या बिल्डिंग्स है उनको क्या करना पड़ता है, टाइम टाइम उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या होगा आपका, अगर उस टाइप का प्रोजेक्ट आपका कैसा होगा वो कहलाएगा आपका मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। तो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट इज द वर्क डन टू टेक केयर ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट और बिल्डिंग सो द कीप वर्किंग प्रॉपर्ली, डू नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है। अगर बीच बीच में हम थोड़ा सा पहले से हम अगर मेंटेनेंस ध्यान रखेंगे ना तो हमको कम टाइम के लिए यहाँ पे उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको मेंटेनेंस में कम टाइम लगता है एज पर अगर किसी मशीन को और रिपेयर करेंगे तो मेंटेनेंस थोड़ा ध्यान दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए क्लोज हुआ बट हमारा फिर से काम चलता रहा, अगर वहीं पर अगर रिपेयर करना हो जाता बीच में, ठीक है, और काफी टाइम तक ब्रेकडाउन हो जाता, मशीन चलते चलते बंद होती, तो पूरा आपका क्या होता, सभी जो अदर पार्ट से जो अदर मशीन थी उसका भी इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, सॉरी प्रोजेक्ट को क्लोज, प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा रोक देते हैं। अब कैसे क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंपल समझिएगा, आप क्या करते हो टाइमली जाते हो, कभी कभी
क्या करते हो आप अपने बॉडी का हेल्थ चेकअप करवाते हो नहीं, हमारे जो सारे फंक्शंस हैं, जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं सही प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हमारी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ देखिए मेंटेनेंस प्रोजेक्ट क्या होता है, टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स रेगुलरली सो दे लास्ट लॉन्गर, वर्क बेटर एंड डू नॉट फेल सडनली। दिन चीज हमारा रीजन क्या है वहाँ पे मेंटेन करने के प्रोजेक्ट को, कि वो हमारे काफी लंबे समय तक काम करते हैं हमारे साथ, साथ में वो अच्छी तरह से काम करें और अचानक ना बंद हो। अचानक बंद होने का मतलब साथियों देखिएगा, एक जब कोई फैक्ट्री होती है तो वहां पे एक ही इक्विपमेंट नहीं होता है, ठीक है, एक ही इक्विपमेंट नहीं होता, उसमें कई सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं साथ में, मतलब कि एक से बेस दूसरा। जैसे मान लीजिए आप खिड़की बनाने की बात कर रहे हैं, कोई विंडो फ्रेम बनाता है, सॉरी स्टील फ्रेम कोई बनाता है, स्टील विंडो बनाता है, तो क्या होगा, पहले उसको क्या मटेरियल लाएगा, उसको क्या करेगा, कट करेगा, कट करने के बाद क्या करेगा, उसको वेल्डिंग करेगा, ठीक है, वेल्डिंग करेगा, वेल्डिंग करने के बाद उसकी क्या होगी, उसको वेल्डिंग करने के बाद उसकी पेंटिंग, वेल्डिंग करने के बाद उसको, हाँ वेल्डिंग किया, उसको क्या किया, पेंटिंग करेगा, ठीक है, पेंटिंग करेगा। ये तो मान लीजिए कुछ हुआ और सारी चीज मशीनें से हो रही है, ठीक है, जो मशीन होगा, अगर मान लीजिए एक मशीन यहाँ पे बीच में फेल हो गया, ठीक है, वेल्डिंग वाली मशीन क्या होगी, अचानक बंद हो गई, तो क्या क्या रीजन आएगा, जो आपकी कॉस्ट, जो आपकी कटिंग हो रही थी उसको भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे सप्लाई नहीं कर सकते हो, और आगे जो पेंटिंग वाली मशीन थी उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप क्या कर सकते हो, आगे आपकी मशीन, आगे जो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आगे और लास्ट और पीछे दोनों भी अफेक्ट होंगे, और अचानक से बंद करनी पड़ जाएंगी, तो क्या नुकसान होगा। इसलिए क्या करते हैं, आराम से उसको मेंटेनेंस थोड़ा टाइम के लिए हम क्या करते हैं, मशीन को रोक देते हैं, ठीक है, पूरा फैक्ट्री को थोड़ा सा रोक के सारी चीज मेंटेनेंस करके फिर से हम उसको रन आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो सकता है सर्विसिंग कंपनी व्हीकल्स एवरी 6 मंथ, जो आपकी व्हीकल्स है उसकी सर्विसिंग करवाते हैं हर 6 महीने पे, 6 महीने पे उसकी सर्विसिंग करवाना, ठीक है। आईटी सॉफ्टवेयर को हमेशा जो पैचेज है उसको, सिक्योरिटी पैचेज है उसको अपडेट करते रहना, ठीक है। ऑयल लुब्रिकेशन ऑफ मशीनरी ऑन द शॉप फ्लोर, जो जितने भी शॉप फ्लोर पे आपको मशीनरी उनको लुब्रिकेशन देना, ऑयलिंग करना, आपके क्या हुए एग्जाम्पल हुए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसके मेंटेनेंस प्रोजेक्ट की, तो ये हमेशा इसका जो स्कोप है काफी छोटा है, ठीक है, हमेशा सिर्फ मेंटेन करने का है, बट क्या होता है काफी रिपीटेटिव होता है और थोड़ा सा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एक सर्टेन इंटरवल पर आपको रिपीट टाइम हमेशा बराबर आपको यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस करनी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए यूजुअली लो टू मीडियम कॉस्ट, काफी हाई कॉस्ट नहीं होती, इसका कॉस्ट क्या होता है लो से मीडियम तक जा सकता है। इसका एम क्या होता है, अवॉइड टू ब्रेक डाउन एंड डाउन टाइम, ठीक है। ब्रेक डाउन मतलब अचानक से क्या करना, मशीन का बंद होना, और डाउन टाइम मतलब लोगों का बैठे रहना, या डाउन टाइम मतलब कि क्या है, जब लोग आराम से कुछ नहीं कर रहे होते, फैक्ट्री गए, आपका मशीन बंद हो गया, क्या करेंगे, जो आपके वर्कर बैठ जाएंगे, ठीक है, या मशीन क्या होगी, बंद हो जाएगी, तो उस डाउन टाइम को अवॉइड करना, ऐसा कुछ यहाँ पे हैपन ना हो, उस टाइम हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट उस टाइप के कहलाते हैं। अब बात करते हैं शट डाउन प्रोजेक्ट मेंटेनेंस, ऐसा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं शट डाउन प्रोजेक्ट को शट डाउन करना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। सेम केस वही मेंटेनेंस के लिए, किसके लिए, आपको मेंटेनेंस के लिए क्या करना, हम क्या करेंगे, थोड़ी टाइम के लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को ऑफ करना या स्टॉप करके रखना हमारा कहलाएगा शट डाउन प्रोजेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बात की गई, शट डाउन प्रोजेक्ट जो है फैक्ट्री, प्लांट और सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, प्लांट हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, स्टॉप कंप्लीटली फॉर सम टाइम्स, कुछ छोटे समय के लिए क्या करना, उसको स्टॉप कर देना, ताकि जो हमारे मेजर रिपेयर है, जो क्लीनिंग है, या फिर जो किसी वर्क को अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, वो हम कर पाए, सेफली कर पाए, ठीक है। तो देखिएगा कभी कभी आपका जो मशीन है थोड़ा सा रिपेयर मांग रहा है, ठीक है, हम चला रहे थे बट हमको लगा कि अब इसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया, अचानक से ना बंद हो, उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया, फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया, उसको रिपेयर किया, उसकी साफ सफाई हो गई। साथ में अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, कोई सिक्योरिटी अपडेट करनी थी, कोई नया सॉफ्टवेयर डालना था, तो वो भी हमने कर लिया और वो सेफली हो गया। इसके हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप मोबाइल को स्विच ऑफ करते हो कुछ टाइम के लिए, ताकि आप जब आप कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो कुछ टाइम के लिए आपका क्या होता है, मोबाइल ऑफ होता है, सेम वैसे ही आपका यहाँ पे मेंटेन होता है। बिकॉज सम वर्क कैन नॉट बी डन व्हाइल द फोन यूजिंग, आप फोन रन करो तभी आपका मोबाइल अपडेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, कुछ अपडेट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होता है, मोबाइल का स्विच ऑफ करना पड़ जाता है। सेम उसी प्रकार से कुछ चीजें यहाँ पे हैं कि जैसे रिपेयरिंग हो गई, कुछ क्लीनिंग हो गई, वो चलते मशीन पे नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको ऑफ करना पड़ जाता है। इसलिए आप क्या करते हैं, फैक्ट्री को कुछ छोटे टाइम के लिए हम क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें एग्जाम्पल, यहाँ अगर डिफिनेशन लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो, प्लांट स्टॉपिंग द ऑपरेशन टू बिग रिपेयर्स, क्लीनिंग एंड अपग्रेड दैट कैन नॉट बी डन व्हाइल द रनिंग, ठीक, ओके। चलो एग्जांपल लेते हैं, स्टॉप अ पावर प्लांट फॉर द 10 days टू रिप्लेस द टरबाइन। हमको क्या करना, पावर प्लांट में की टरबाइन को रिप्लेस करना है, उसके लिए हमने क्या किया, 10 दिन के लिए हमने पावर प्लांट को रोक दिया, ठीक है। कोई हमारी रिफाइनरी है उसको 1 वीक के लिए रोक रखा, ताकि वहां पर हम जो हमारा टैंक है उसको हम सफाई कर पाए, ठीक है, जो हमारे स्टोरेज टैंक है उसको हम क्या कर पाए, साफ कर पाए। स्टॉपिंग स्टील प्लांट टू अपग्रेड द पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वहां पे हमको कोई पॉल्यूशन ज्यादा आ रहा था, वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कोई इक्विपमेंट हमको करना था, उस पर स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपग्रेड किया किस पे, एक इक्विपमेंट को, ताकि हमारा पॉल्यूशन कम हो पाए। तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। इसका पर्पज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टू कैरी आउट सेफ्टी चेक्स एंड कंप्लायंस इंस्पेक्शन,
कभी क्या होता है कि जब हमारे सेफ्टी चेक्स हैं, जो हमारे सेफ्टी हो नहीं प्रॉपर, उसको चेक करने के लिए या फिर हमारे पास इंस्पेक्शन कंप्लायंस करने हैं, तो क्या होगा, फैक्ट्री बंद करके सारी चीज़ मशीनों को चेक कर लिया जाता है। क्योंकि चलती हुई मशीन पे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता कर पाओगे, ठीक है, बस उसकी आवाज़ समझ पाओगे। लेकिन मशीन रुक जाती है, आप सारी चीज़ ओवरव्यू देख पाते हो कि हाँ ये नट ढीला हो गया था, ये चीज़ ढीली थी। क्योंकि जब मशीन चलती रहती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, तब उसमें ढीलापन नट बोल्ट का टाइट नहीं देख पाओगे। तो जब रुक जाती है तो उसमें आप देख पाते हो, ठीक है। इंस्टॉल और रिप्लेस लार्ज इक्विपमेंट, कोई लार्ज इक्विपमेंट है उसको इंस्टॉल करना या फिर उसको हटाना है, तभी आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, वहां पे उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा शट डाउन करोगे। मॉडर्नाइज और अपग्रेडिंग द फैसिलिटीज, ये सारे हमारे क्या है, पर्पज है जब हम शट डाउन को लेते हैं, इस टाइम पे हम शट डाउन करते हैं। अब आता प्लांट टर्न अराउंड, ये सेम होता है आपके किसके लिए, प्रोजेक्ट शट डाउन के लिए जैसा ही, बट थोड़ा सा वो लंबे समय तक के लिए होता है। देखिए कैसे, प्लांट टर्न अराउंड, इसको बोलते हैं TAR, टर्न अराउंड, ठीक है। प्लांट अराउंड मींस कंप्लीटली स्टॉपिंग द प्लांट फैक्ट्री फॉर द शॉर्ट टाइम टू डीप इंस्पेक्शन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड अपग्रेड्स। जो हमारा शट डाउन था काफी कम टाइम लेता है, लेकिन टर्न अराउंड में क्या होता है, हम काफी और डीप इंस्पेक्शन करते हैं, डीप रिपेयरिंग करते हैं, डीप मेंटेनेंस करते हैं। तो अगर हम प्लांट को रोक रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, प्लांट टर्न अराउंड, ठीक है, ये बोला जाता है। देखिएगा, इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज शट डाउन प्रोजेक्ट बट यूजुअली बिगर एंड मोर प्लांट। इसमें काफी ज्यादा एनालिसिस करके कि हमको कौन सी मशीन पे किस टाइप का हमको रिपेयरिंग करना, उसको डिटेल करके पूरा एनालिसिस करके तब हम इसको करते हैं, ऑफ करते हैं। देखिए, मोर प्लांट इन्वॉल्विंग मेनी एक्टिविटीज एट वंस, एक ही टाइम पे आपको कई सारी एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, एक ही साथ आपको कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पे डिफाइन करनी है, कई सारी एक्टिविटीज वहाँ परफॉर्म करनी है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद तो क्या होगा, आपका वहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट टर्न अराउंड, ठीक है, सॉरी प्लांट टर्न अराउंड। जैसे यहाँ पे देख दीजिएगा, इट इज लाइक दैट योर कार टू द गैरेज फॉर फुल सर्विस, आपने फुल सर्विस के लिए क्या कर रहे हो, कार को गैरेज में दे रहे हो। अब वहाँ पे क्या होगा, जब सर्विसिंग होगी तो वहाँ पे कई सारी चीज होंगे, आपके व्हील चेक होंगे, ठीक है, ऑयल चेंज होगा, इंजन चेक होगा, फिक्स ब्रेक फिक्स होगा, सब कुछ क्या होगा, एक ही टाइम पे होगा, ठीक है। और अदरवाइज आप जब और कभी कभी जाते हो, आपने क्या किया, कार को खड़ी कर दिया, मैं उसको बोलते भाई यहाँ पे इसमें हवा भर दे यार, इसमें स्क्रैच आ गया, इसको स्क्रैच ठीक कर दो, ठीक है, इसकी लाइट नहीं जल रही, हेडलाइट उसको ठीक कर दो, बस इतना ही होता है। लेकिन जब आप कुछ आपको एक ही साथ कई सारे काम करवाने हैं तो क्या करोगे, सर्विस सेंटर में जाओगे और बोलो भाई इसकी सर्विसिंग करनी है, तो क्या होगा, वो सारी चीज वहां पे चेक करेगा, ठीक है। कई लोग लग जाएंगे, सब अलग अलग अपना पार्ट चेक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया, आपने आगे, तो थोड़ा सा आपको डीप जाते हो। तो प्लांट टर्न अराउंड क्या है, ए प्लांट ए कंप्लीट स्टॉप ऑफ द प्लांट फॉर द थ्रो एक्सपेंशन, प्लांट फॉर द थोरो एक्सपेंशन, मतलब डीपली आप क्या करोगे, एक्सपेंशन करोगे, उसको मेंटेन करोगे, अपग्रेड करोगे, डन टू कीप द प्लांट सेफ एंड एफिशिएंट, ताकि हमारा जो प्लांट है सेफली और एफिशिएंटली वर्क करता रहे। फीचर्स क्या क्या है इसके, देखिएगा, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ प्लांट ऑपरेशन, जो आपका ऑपरेशन है प्लांट है पूरी तरह से बंद करना, इन्वॉल्व्स इंस्पेक्शन, रिपेयर, क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट हो गया आपका। टाइम बाउंड है, जब भी आपका यहाँ पे कोई भी प्लांट बंद किया वहाँ पे एक टाइम बाउंड होगा, उसके अंदर ही आपको सारी चीज करनी है, ठीक है, होगा आपका स्ट्रिक्ट डेडलाइन रहेगा कि मेरा प्लांट इतने तक ही बंद रहेगा, इसके बाद आपका ओपन हो जाएगा। कॉस्टली बट इंक्रीज प्लांट एफिशिएंटली एंड सेफ्टी, मतलब कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि हमने पूरे प्लांट को बंद कर दिया, हमारा प्रोडक्शन हो नहीं रहा, बट ये फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा होता है क्योंकि हमारे प्लांट की एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी और लोगों को जो हमारा वर्कर उनकी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी, तो इनडायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा एफिशिएंट बनेगा और सेफ्टी देगा। एग्जांपल जैसे हो गया हमारा, एन ऑयल रिफाइनरी शट डाउन फॉर 20 डेज टू इंस्पेक्ट द रिएक्टर्स, चेंज कैटलिस्ट एंड रिपेयर द पाइपलाइंस। तो कोई हमारी क्या थी, ऑयल रिफाइनरी थी, उसको हमने 20 दिन के लिए बंद किया, किसके लिए, ताकि उसमें हमारे जो रिएक्टर्स है उसको इंस्पेक्ट कर पाए सही वर्क कर नहीं कर रहे हैं, मैंने कैटलिस्ट है उसको चेंज करना था और जो आपके पाइपलाइन थे उसको रिपेयर करना था, तो हमने क्या किया, 20 दिन के लिए उसको बंद कर दिया। देखिए उससे ज्यादा काफी लंबे टाइम तक ले, लेकिन और डिटेल में जाएगा, ठीक। कोई फर्टिलाइजर प्लांट से उसको हमने 2 हफ्ते के लिए रोक दिया था ताकि वहां पे जो आपके कंप्रेसर है, जो बॉयलर्स है, उनकी ओवरहालिंग हम कर पाए। तो इस प्रकार की कोई आपका आता है, शट डाउन होता है, प्रोजेक्ट को हम प्लांट को हम थोड़ा सा ऑफ करते हैं कुछ टाइम के लिए, हमारा क्या कहलाएगा, प्लांट टर्न अराउंड कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर टू प्रोजेक्ट शट डाउन है, बट ये क्या कुछ थोड़ा ही प्लान है, एनालाइज्ड वे में और स्ट्रिक्ट डेडलाइन के साथ उसको प्रोजेक्ट को प्लांट को स्टॉप किया जाता है, ठीक है, ये बात हमारी होती है। और कई सारी एक्टिविटी एक ही साथ किए जाते हैं। अगला हमारा एक टॉपिक आता है रिप्लेसमेंट एनालिसिस। अब रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारे प्लांट में कोई मशीन वर्क कर रही है, कोई आपका टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है वर्क कर रही है, बट वो क्या होगा, काफी टाइम तक वर्क कर रही है, काफी पुराना हो गया है, तो हमको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, उसको नए चैलेंज साथ, नए मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ उसको हमको रिप्लेस करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट एनालिसिस। उसके लिए हम कुछ एनालिसिस करेंगे कि हमको डिसीजन लेना, उसके लिए क्या लेना, हमको डिसीजन लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट एनालिसिस। देखिएगा यहाँ पे, replacement analysis is a decision making process used to determine whether the continue using the existing equipment या assets or replace it with a new one, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो पुराना मशीन है उसी को चलने देना है
एनालिसिस करेंगे, चेंज नहीं करना भी हमको, यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हमको इसको जो पुराना है उसी को यूज करने में फायदा है या इसको हम नए वाले के साथ रिप्लेस करें, नया मशीन लगाएं उसके साथ फायदा है, उसको एनालाइज करेंगे। और इसका मेन चीज ये होता है कि हम क्या करें, कॉस्ट को मिनिमाइज करें और इफिशिएंसी को क्या करें, बढ़ाना। ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करके इफिशिएंसी को बढ़ाना, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है, क्या जो नई मशीन आएगी क्या कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएगी। ठीक है, इफिशिएंसी को तो वो कर सकता है मैक्सिमाइज कर दे, लेकिन क्या कॉस्ट हमारा मिनिमाइज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये चीज हमको ध्यान देना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मशीन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे यूज बोलते हैं, यहाँ पे डिफेंडर बोलते हैं। देखिएगा, रिप्लेसमेंट एनालिसिस इज डन व्हेन एन ओल्ड मशीन और इक्विपमेंट, इसको टेक्निकल टर्म इसको बोलते हैं डिफेंडर। जो आपकी ओल्ड मशीन है उसको हम क्या डिफेंड कर रहे हैं, किसको रखें या ना रखें, तो हमारा क्या वो डिफेंडर हुआ। ठीक है, क्या वो हमारा डिफेंडर, इसको बोलते हैं। अगर हमारी ओल्ड मशीन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वहां पे डिफेंडर बोलेंगे। इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है, एंड वी आर कंसिडरिंग रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू वन। जैसे हमारा पुरानी मशीन काम नहीं कर रही है, जिसको हम डिफेंडर बोल रहे हैं, और हम उसको नए मशीन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसको बोलेंगे चैलेंजर। वो क्या है, चैलेंज है कि रिप्लेस करें या ना करें, वो फ्यूचर में आएगा, वो चैलेंज होगा आपके लिए। तो न्यू मशीन आपके क्या है, चैलेंजर है, और जो ओल्ड मशीन थी आपके लिए डिफेंडर है। ठीक है, इसको ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए एनालिसिस किया जाता है, क्या, रिप्लेसमेंट एनालिसिस कहलाया जाता है। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू विद द, वही बात हुई, बार बार वही बात हो रही है। ठीक है, इसका रीजन क्या है वो ध्यान दीजिएगा कि कब कब ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ सकती है। रिप्लेसमेंट का रीजन कब कब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई ओल्ड इक्विपमेंट नॉट गिविंग नॉर्मल आउटपुट ड्यू टू द ओल्ड एज। अब जो पुरानी इक्विपमेंट थी, पुराने मशीन थे, वो ओल्ड होने के कारण जो आपकी नॉर्मल आउटपुट थी वो नहीं दे पा रही है। ये तो हमको प्रोडक्शन चाहिए तो प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है, फिर पहले प्रोडक्शन दे रही थी बट अब वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। प्रीमेच्योर ऑब्सोलेंस, ठीक है, प्रीमेच्योर ऑब्सोलेसेंसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड मेक द ओल्ड वन आउटडेटेड। ठीक है, जैसे हमारा कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमारी जो पुरानी वाली ओल्ड मशीन थी, ठीक है, वो आउटडेटेड हो गई। ठीक है, अब जो नई मशीन है AI से आ रही हैं, सब चीज़ ऑटोमेटिकली सेंस कर ले रही है, ऑटोमेटिक चल रही हैं। ठीक है, रिमोट से वर्क कर रहे हैं, उसको रिमोटली कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर जो डिस्प्ले उसको मोबाइल के डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, पहले हमको वहाँ पे जाकर देखना पड़ता था, अब यहाँ पे घूम टाल रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, वहाँ पर कर रहे हैं। कोई प्रिंटिंग मशीन है, पहले क्या होता था, हम उसको वायर से प्रिंट करते, अब वायरलेसली प्रिंट कर पा रहे हैं, कहीं और कमरे में रखा हुआ है, हम यहाँ से प्रिंट भेज दी, वहाँ प्रिंट हो जा रही है। तो सेम चीज़, जैसे कोई पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है तो हम क्या करें, उसको उसको हमको रिप्लेस करना पड़ सकता है। ठीक है, फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड कम्पिटेटिवनेस इफ न्यू टेक्नोलॉजी इज नॉट अडॉप्टेड। यहाँ थोड़ा सा ये भी डर है कि यदि हम जो नई टेक्नोलॉजी अगर उसको नहीं अडॉप्ट किए तो हम कहीं कंपटीशन से बाहर ना निकल जाएं। ठीक है, और हमारा कहीं प्रोडक्शन लॉस ना हो पाए, इसका भी एक डर बना रहता है। वेरी हाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यदि हम इसी पुराने मशीन पर बने रहें तो आपकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है या जो मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से ज्यादा आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जा रही है, तो ये भी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ जाएंगी। तो ये रीजन हो सकते हैं आपके रिप्लेसमेंट के, मशीन को रिप्लेस करने का ये सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब किसका एनालिसिस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले चीज होता है, हम दोनों का नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा। कैसे, मैंने एनपीवी आपको बताया था, आई थिंक यूनिट 2 में, यूनिट 3 में आपको है, जहां पे मैंने बताया था नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से आप क्या निकालोगे, उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे दोनों की। देखिएगा, जो आपकी नई मशीन आने वाली है उसकी तो उसकी तुरंत की वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आपको पता होगी। ठीक है, बट जो कंटिन्यू ओल्ड मशीन, उसकी आपकी जो आने वाला है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, जो अभी चल रही उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसमें से दोनों में जो ज्यादा होगा उसको हम यहाँ पे, जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अगर इसकी एनपीवी ज्यादा है तो मतलब ये है कि हमारी जो ओल्ड मशीन है वो नए से बेटर है। ठीक है, हम ओल्ड को ही रखेंगे। यदि हमारी एनपीवी नई मशीन की ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इन नई वाली मशीन को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले अगला बनाएंगे हम, कैश फ्लो प्रोजेक्शन आर मेड फॉर द बोथ कंसीडरिंग। हम यहाँ क्या बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, कैश फ्लो डायग्राम बनते हैं, कैश फ्लो बनाया जाता है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस एंड टैक्स एंड डिप्रिसिएशन सभी को लेकर हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो प्रोजेक्शन करेंगे, और उसमें से जो बेटर होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं रिप्लेसमेंट एनालिसिस की, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या है, एस्टिमेट द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर द बोथ ऑप्शन। ठीक है, नई मशीन और पुरानी मशीन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लो कितना होना है, कैश आउटफ्लो कितना होगा, उसको हम यहाँ पे करेंगे, उसको हम एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, प्रिपेयर कैश फ्लो प्रॉफिट्स, हमारा क्या प्रॉफिट्स होने वाला है टाइम और वर्सेस दोनों में। ठीक है, टाइम और मनी को लेकर हमारा क्या प्रोफाइल होने वाला है कैश फ्लो का, वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एनपीवी कैलकुलेट करना हमको है दोनों ऑप्शन के लिए। फिर जिसका हमारा एनपीवी ज्यादा होगा और जिस पर हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसको हम यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हो सकता है हमारा जो नए वाले का उसका एनपीवी ज्यादा हो, उससे हमको ज्यादा रिटर्न मिले तो हम नए वाले को नए से रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज हम पुराने को चलने देंगे। तो ऐसा चीज हमको यहाँ पे रिप्लेसमेंट एनालिसिस में होता है कि पुराने मशीन को नए से कैसे रिप्लेस करेंगे वो हम यहाँ पे बात
करते हैं। सिंपल सा आपको ओवरव्यू देना था साथियों, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल आपको डिस्कस नहीं करना था। अगर आता अभी तो आप साथियों यहाँ पे एनपीवी वाला क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। कैश फ्लो हो सकता है मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूँ, कैश फ्लो आपको कैसे बनाया जाता है, कैश फ्लो डायग्राम क्या होते हैं वो हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, इस प्रकार से आपका यूनिट जो आपका 4 था वो भी आपका एंड होता है। वीडियो जो आपको कैसे लगे साथियों ये आप में से जरूर करिएगा, और यदि आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, कोर्स को, यदि यूट्यूब पर तो पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख पाएँ, चीज़ें सही से अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। क्योंकि नया सब्जेक्ट साथियों इसमें अभी पूरी तरह से अनसर्टेनिटी, इसमें साथियों कोई टॉपिक छोड़ा नहीं, जितना हो पाए उसमें आपके लेवल से मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। जब एक दो एग्जाम हो जाएंगे तब आपको डिटेल पता चलेगा, तभी हम और चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे। हालांकि अभी के लिए आपकी इतना एनफ है। जिस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट करिकुलम सर्कुलर आपका जो आपका नया सिलेबस आया उसके हिसाब से मैंने पूरे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे थे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आप आज आपका यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया साथियों, ठीक है। अब आप इसको एंजॉय करिएगा, एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।